व्यापम का एग्जाम निकालना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है लगातार सही चीज करना। सिलेबस को नहीं, पैटर्न को पकड़ो। सिलेबस को नहीं, पैटर्न को पकड़ो। बोले सर ये तो पहली बार कोई बोल रहा है कि सिलेबस पे ध्यान दो। ऐसा नहीं, देखो ये बोलता हूं कि व्यापम लिखने का एग्जाम नहीं है, व्यापम पहचानने का एग्जाम है। आपको लिखना नहीं, आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही पहचानना है। उसके लिए किया ही कीजिए। डेली 50 से 100 एमसीक्यू टारगेट। शुरुआत में 50 से 100 करना, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते चलना। डेली 50 से 100 एमसीक्यू। आप 100 एमसीक्यू करते हो, 30 दिन में 3000 एमसीक्यू होते हैं। 3000 एमसीक्यू कम समझते हो? 3000 एमसीक्यू मतलब बहुत होता है। आप सोचो, ठीक है, रिवीजन ही सिलेक्शन देगा। रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? सिलेक्शन। बहुत लोग उसका सिलेक्शन नहीं होता जो बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, उसका सिलेक्शन होता है जो बहुत ज्यादा समेट के रखता है। बोलता हूं कि जो रिवीजन नहीं कर रहा है वो फिर पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। मोटिवेशन से ज्यादा बड़ा डिसिप्लिन है। व्यापम का एग्जाम निकालना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है लगातार सही चीज करना। क्या बोल रहा हूं? व्यापम का एग्जाम निकालना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल लगातार सही चीज करना। और आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हैं तो याद रखना, कोई भी व्यापम का एग्जाम, कोई भी सीजी व्यापम एग्जाम आपको इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। तो पहला चीज मैं आपको बताऊंगा और वो है कि आप सिलेबस को नहीं, पैटर्न को पकड़ो। सिलेबस को नहीं, पैटर्न को पकड़ो। बोले सर ये तो पहली बार कोई बोल रहा है कि सिलेबस पे ध्यान दी। ऐसा नहीं, देखो व्यापम जब भी नोटिफिकेशन जारी करता है साथ में सिलेबस देता है, लेकिन अगर आप सिर्फ सिलेबस तक ही सीमित रह जाएंगे ना तो मैं बोलूंगा कि फिर आपसे क्वेश्चन छूटने वाले हैं। फिर आप किसको शिकायत करने जाएंगे? तो सिलेबस में है नहीं। इसलिए मैं बोला पैटर्न को पकड़ा करो। मैं जब भी किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ाता हूं तो बोलते सर ये सिलेबस में ये वाला टॉपिक तो है ही नहीं, ये परसेंटेज रेशियो तो है ही नहीं, और वहीं से ज्यादा सवाल रहते हैं। हॉस्टल ऑर्डर में कितना बच्चों को समझा के थक गया। तो पैटर्न को पकड़ा करो। प्रीवियस जो भी पूछ रहा है, जो भी ट्रेंडिंग है, सब का सब पढ़ लिया। सिलेबस सिर्फ और सिर्फ आइडिया देने के लिए होता है। इसलिए मैं बोला वो सारा कंटेंट जो पूछा जाता है ना वो सबको पढ़ा करो, ठीक। और खास करके कोर्स में भी बच्चे शिकायत करते थे सर आपके कोर्स में ये वाला टॉपिक भी दे दिया, ये डिटेल भी दे दिया, तो पूछेगा नहीं पूछेगा कंफर्म नहीं। आपको सब पढ़ना है। मैं जितना एनालिसिस किया हूं, जो जो चीज जहां से सवाल पूछे जाते उसको डाल दिया हूं, तो आप वो सबको पढ़ा कीजिए। तो मैं ये बोलूंगा व्यापम का एग्जाम पूरा सिलेबस पढ़ने से नहीं होगा बल्कि उसके पैटर्न को पकड़ने से होगा, ठीक। तो बार बार रिपीटेड वाले क्वेश्चंस या रिपीटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनको आप देखा कीजिए, ठीक है। वन लाइनर फैक्ट्स पे भी ध्यान दिया कीजिए और एमसीक्यू ट्रैप वाले क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान देना है, ठीक। ज्यादातर गलतियां यही होती है। तो अब दूसरी बात मैं बताने वाला हूं वो यह कि आपको एमसीक्यू बेस्ड स्टडी करना है। एमसीक्यू बेस्ड स्टडी करना है और ये गेम चेंजर होगा आपके लिए, ठीक। तो मैं ये बोलता हूं कि व्यापम लिखने का एग्जाम नहीं है, व्यापम पहचानने का एग्जाम है। आपको लिखना नहीं, आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही पहचानना है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा किसी एक चीज को रटने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एमसीक्यू बेस्ड स्टडी करना है। तुरंत किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का थ्योरी पढ़े, उसके साथ ही उसका एमसीक्यूज लगा लो, ठीक। कोई पूरा पैराग्राफ है, थ्योरी है, जो वन लाइनर बन सकता है, वन लाइनर स्टडी किया करो, क्योंकि मैंने बोला वहीं से क्वेश्चंस बनने हैं। तो आपका दिमाग क्लिक भी कर जाएगा ना, तो आंसर सही हो जाएगा, सही ऑप्शन टिक हो जाएगा। एकदम रटते नहीं बैठ रहना। तो ये एमसीक्यू है, डेली 50 से 100 एमसीक्यू किया ही कीजिए। डेली 50 से 100 एमसीक्यू टारगेट। शुरुआत में 50 से 100 करना, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते चलना। डेली 50 से 100 एमसीक्यूज। और यकीन नहीं, अगर दिन का आप 100 एमसीक्यूज करते हो, 30 दिन में 3000 एमसीक्यूज होते हैं। 3000 एमसीक्यूज कम समझते हो? 3000 एमसीक्यूज मतलब बहुत होता है। आप सोचो 6 महीना करोगे 18000 एमसीक्यूज, पूरा टॉपिक खत्म हो जाए। तीसरा पॉइंट, वन लाइनर का पावर। ये वन लाइनर का अलग ही पावर है, अलग ही इसका रोल है वन लाइनर का। मैं बता दूं व्यापम के एग्जाम्स में जितने भी सिलेबस हैं, कोई पैराग्राफ आपके काम नहीं आएगा। काम आते हैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, ठीक। तो उतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन आपके काम नहीं आने वाला है। एक्सप्लेनेशन काम नहीं आने वाला है तो उसमें अपनी काम की चीजें निकाला करो और उससे कीवर्ड्स नोट्स बनाया करो। कीवर्ड, शॉर्ट नोट्स भी नहीं बोल रहा हूं मैं, कीवर्ड नोट्स बोल रहा हूं। कीवर्ड्स सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स रहने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स। तो वन लाइनर पे ज्यादा ध्यान दिया कीजिए आप, ठीक है। वन लाइनर पे ज्यादा ध्यान दिया कीजिए, अपने कीवर्ड नोट्स बनाएं। लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए काफी उपयोगी होता है, क्योंकि मैंने बोला ना व्यापम एग्जाम जो है वो पहचानने का एग्जाम है। आपको 4 में से एक सही ऑप्शन पहचानना है, एकदम रटना नहीं है, ठीक है। रिवीजन ही सिलेक्शन देगा। रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? सिलेक्शन। बहुत लोग बहुत पढ़ डाले, बहुत ज्यादा पढ़ डाले, क्या क्या नहीं पढ़े,
सब पढ़ डाले लेकिन फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है ना, याद रखना भी जरूरी है। मैं कई बार बोला हूं कि उसका सिलेक्शन नहीं होता जो बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, उसका सिलेक्शन होता है जो बहुत ज्यादा समेट के रखता है। ठीक, तो नया पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? पुराने चीजों को समेटना, पुराने चीजों को समेटना। ठीक, तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है। सुबह जो पढ़ते हैं उसको रात में रिवाइज कर लिए, आज जो पढ़े पूरा कंप्लीट उसको कल रिवाइज कर लिए, फिर 2 दिन बाद रिवाइज कर लिए, 7 दिन बाद रिवाइज कर लिए। तो स्पेस्ड रिवीजन करना होता है। कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं ना सर कि कब कब रिवीजन करें, दिन भर रिवीजन करेंगे तो फिर नया कब पढ़ेंगे? स्पेस्ड रिवीजन, जिस दिन आपको लग रहा है कि भाई अब मैं भूल जाऊंगा उससे पहले रिवाइज कर लिया करो। और ये होगा ही नहीं कि आज जिस चीज को पढ़ने में आपने 1 घंटा लगाया है कल भी 1 घंटा लगे, नहीं, कल आधा घंटा लगेगा, फिर 2 दिन बाद 15 मिनट लगेगा, एक हफ्ते में बार बार उसको रिवाइज करते रहोगे 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि 2-2, 3-3 मिनट में पूरा टॉपिक रिवाइज कर लोगे आप। तो कहां से टाइम लगेगा? नहीं, पूरा समय बच जाएगा आपका नया पढ़ने के लिए। तो स्पेस रिवीजन करते रहा कीजिए, क्योंकि ये आपको पूरे कंसेप्ट को याद रखने में मदद करेगा। अदरवाइज आप कितना भी पढ़ लिए हो, पूरा कथा पुराण सब चीज एग्जाम में आप भूलने वाले हैं, रिवाइज नहीं करके जा पाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो रिवीजन नहीं कर रहा है वो फिर पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। ठीक, भले बुरा लगे, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, आपको सिर्फ नया नया चाहिए, फिर आप टाइम पास कर रहे हो, आप फिर भूल जाओ। इसलिए रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट ध्यान रखना, मोटिवेशन से ज्यादा बड़ा डिसिप्लिन है। मोटिवेशन आपको 1 दिन जिंदा रख सकता है, 2 दिन जिंदा रख सकता है, 3 दिन। ये कोई 100 मीटर का दौड़ नहीं है, 400 मीटर का दौड़ नहीं है, ये मैराथन है। आपको लंबे समय तक टिके रहना पड़ेगा, इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। रोज मोटिवेशन खोजोगे थक जाओगे, कब तक मोटिवेटेड रहोगे? इसलिए मैं बोला रोज रूटीन खोजना है, आपको डिसिप्लिन बनाना है, ढलना है कि रोज भाई फिक्स्ड स्टडी टाइम, कोई दोस्त आए, कोई परिवार में खत्म हो, कुछ हो, एकदम रेयर केस में आप अपने शेड्यूल को बिगाड़िए। अदरवाइज फिक्स्ड स्टडी टाइम रहना चाहिए। अगर आप लगता है कि 3 घंटे में दिन में 3 ही घंटे निकालो, 3 ही घंटे। मैं ये बोलूंगा कि अगर एक हफ्ते में कोई बच्चा एक दिन 8 घंटे पढ़ लेता है और बाकी दिन नहीं पढ़ रहा है, उससे बेहतर मैं मानता हूं उस बच्चे को जो हर रोज 1-1 घंटे पढ़ रहा है लेकिन 7 दिन पढ़ रहा है। वो भले क्वांटिटी में इससे कम पढ़ेगा लेकिन इससे ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। इसलिए मैं बोला रूटीन में अपने स्टडी को शामिल कर लिए। और एक तरीका मैं बताता हूं, ठीक है, टाइम आप मैनेज करके चलिए। जो भी टाइम मैनेजमेंट का कोर्स देखे हुए हैं उसमें सारे जितने पहलू बताया हूं उसमें से आपके लगभग सारी चीज प्रैक्टिकल बेस्ड टिप्स हैं, वो सब के सब आपके एग्जाम में काम आने हैं, आपके डेली लाइफ में काम आने हैं। ठीक है, तो अभी एक कंसेप्ट है टू स्मॉल टू अवॉइड। मतलब आप अपने टारगेट को इतना छोटा रखा कीजिए कि आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम क्या डेली सुबह उठे जोश खरोश में हैं, एप बना लिया, आज 8 घंटा पढ़ लेंगे, बोले आज पूरा 36 जीएस निपटा लेंगे, आज पूरा मैथ्स खत्म कर देंगे। नहीं, इतना छोटा टारगेट रखा कीजिए कि आप एनी हाउ गिरे से गिरे हालत में कोई भी कैसा भी सिचुएशन आ जाए आप उसको खत्म कर ले। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे ना, आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, इतना छोटा टारगेट रखिए कि उसको पूरा ही कर पाए। बोले सर उससे क्या होगा, इतना छोटा टारगेट रखा? तो लोग बोलते हैं बड़े बड़े टारगेट रखा करो, बड़े टारगेट रख के अचीव नहीं करने से बेहतर है छोटा टारगेट रखो और डेली अचीव करो। उससे आपकी एक मेंटलिटी बनेगी, एक एटीट्यूड बनेगी कि आप अपने आप को जो जिम्मेदारी सौंपते हो, आप अपने आप को जो काम सौंप रहे हो, वो कम से कम वो कमिटमेंट आप पूरा करें। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। और लास्ट में मैं ये बात कहूंगा कि कोई भी एग्जाम आपसे ज्यादा स्ट्रांग है क्या? कोई भी एग्जाम आपसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बस हाँ, लेकिन ये जितनी भी परीक्षाएं हो रही ना, ये आपके कंसिस्टेंसी को चेक करता है कि आप कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो ना, दूर दूर तक हजारों लाखों में रैंक आ रहा है, लाखों में 1 हो गए हो आप, मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो। इस बात को आप याद रखें। जो भी बातें मैंने आज बताई है सबको आप ध्यान रखना और फॉलो करना। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं किसी भी कोर्स के माध्यम से, मैं बोलूँगा उसका कंटेंट इतना सफिशिएंट है, आपको इधर उधर ताकने झाँकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये कोर्स आप चाहे आप मंडी उप निरीक्षक की तैयारी कर रहे हो या CGPSC प्री की तैयारी कर रहे हो, अकाउंटेंट ऑडिटर की तैयारी कर रहे हो जो जुलाई में होने वाला है,
किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 8770123687 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप और जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में। बाकी सारा डिस्प्ले बाजू में होगा। आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी परचेस कर सकते हो। हमारा एप्लीकेशन का नाम है योगेंद्र साहू क्लासेस। तो जुड़िएगा, टेस्ट सीरीज दिलाइएगा, थ्योरी पढ़िए, साथ साथ एमसीक्यू दिलाइए और मजा लीजिए पढ़ने का। ठीक है।